गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास को लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। ध्यान रखेंगे, अभी चैप्टर हमारा चल रहा है 1905 से 1918 वाला राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, जो चैप्टर नंबर 11 है। इसके बाद केवल 2 चैप्टर आपके बाकी रहते हैं, 11 के बाद 12 एंड 13। इसके बाद यह प्रोग्राम आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ और भी क्लास बढ़ाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस नवंबर में पहले 20 नवंबर से पहले तक आपका ये सेशन पूरा हो जाए। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सेशन होगा वो अलग से हम लोग ले लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। अगर ज़रूरत पड़ी तो देखते हैं। अब इसके बाद पहले प्रायोरिटी ये है कि देख ले कि कितना इसमें बचा हुआ है चैप्टर, या क्या क्या इसमें पार्ट बचे हुए। तो जितना कवर होता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा मैटर बचा रह जाता है तो उसको अलग से कवर करेंगे। और ये प्रयास है कि 20 तारीख तक आपका कम से कम ये वाला जो नियमित सेशन है, डेली वाला सेशन है, यह आपका पूरा किया जा सके। और मुझे लगता है कि आसानी से हो भी जाएगा। आज 4 तारीख है और कल 5 में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। इसके बाद भी 2 चैप्टर के लिए 3-3 दिन छोड़ा जाए तो 2 सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो आज भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास है 1905 से लेकर के 1918 तक। और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस पर के हमें विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। हालांकि NCERT ने बहुत सारे फैक्ट्स नहीं दिए, एडवांस लेवल पर हमें थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पर बेसिक की तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसके अनुरूप जितना भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट है वह मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट के लेवल पर तो काफ़ी बढ़िया है। फैक्ट्स अगर ज़रूरत होगी तो आगे एडवांस लेवल के बैच में आप इसको कैच कर सकते हैं, जब फाउंडेशन वगैरह कोर्स लॉन्च किया जाता है तब। एक आप लोगों से अपेक्षा होती है कि यह ध्यान जरूर रखेंगे इस पूरे NCERT कोर्स को करने के दौरान कि आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। वैसे बच्चों की इससे तो अपेक्षा भी नहीं रखी जाएगी जो अभी 12वीं क्लास में हैं, या जिन्होंने अभी पढ़ाई की मानसिकता नहीं बनाई है, कोर्स बेशक ले लिया हो, उनको तो शायद कम समझ में आएगा। लेकिन आएगा जरूर जब आप 2-4 बार बढ़िया से रिवीजन करेंगे मेरी बातों को सुन करके, और जो PDF है उसको पढ़ करके। केवल PDF पढ़ करके आप अपनी समझ विकसित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर PDF पढ़ करके ही समझ विकसित करनी होती तो NCERT की किताब में सारी बातें लिखी हुई है, तो आप उससे भी समझ विकसित कर ही ले चुके होते। इसलिए आप क्लास की बातों को ध्यान से सुने, जो भी बातें बताई जाती है, जो भी बातें समझाई जाती है, जो एक्स्ट्रा रुक करके लिखाने के बाद, जैसे मैं एक पैराग्राफ लिखाता हूँ तो उसके बाद रुक करके मैं आपको समझा देता हूँ, तो आशा रहती है कि आपने समझ लिया होगा। और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उसको दोबारा रिवाइज करके समझ लेंगे। आज शाम को 6 बजे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की भी क्लास होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इस क्लास की संरचना करेंगे। तो एक बार मैं चैट देखूंगा और फिर मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग। तो 2 क्लास हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया था, तो वो अच्छा हो गया। क्या 1 साल के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं ज्योति, जब तक मैं हूं तब तक आप पूछ सकते हैं। नरमपंथी गरमपंथी को ही नरम दल गरम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे रिंकू, दोनों एक ही बात है। नरम दल या गरम दल जो भी है उसको एक ही बोलेंगे। और मैं यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल हूँ। अवेलेबल होने का मतलब है कि मैं अगर हूँ इस दुनिया में तो टेलीग्राम चैनल आपके पास है, और जब मान लो कोर्स पूरा होने लगेगा तो फिर आपको और भी सुविधाएं दी जाएगी, जिसके माध्यम से मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यह सुविधा इसलिए होगी कि कभी भी आपको डाउट होगा, 1 साल, साल भर के बाद, 2 साल, 5 साल, जब तक मैं हूँ तब तक आप डाउट पूछ सकते हैं। ये आपको पूरी तरह से, ये आपके लिए खुली छूट है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी डाउट पूछ सकता है। कोई का मतलब है कि अभी तो आप क्लास के साथ वाला डाउट पूछेंगे, जब क्लास पूरा हो जाता है तब दूसरे डाउट भी पूछेंगे। बस आपसे एक अनुरोध होता है कि आप लोग गाइड वाली बात मुझसे मत पूछिएगा। जो कहीं गाइड, अच्छी गाइड आपके पास भी नहीं होती है, कुछ भी किताब पढ़ते रहते हैं और उसके आधार पर आप मुझसे सवाल पूछते हैं, तो वह व्यर्थ का सवाल होता है, वह समय गंवाने वाला होता है। तो मैं आपको भी रोकना चाहता हूँ और मेरा भी समय कीमती होता है, तो मैं वैसे चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देना चाहता। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करेंगे। पहली बार लाइव क्लास कर रहे हैं, चलिए। संचित यादव जी, लेकिन पूरा का पूरा लाइव क्लास करेंगे, पूरा का पूरा क्लास करेंगे, शुरुआत से ही क्लास करेंगे, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि एक चैप्टर बड़ा होता है तो एक दिन में उसको समाप्त करना संभव नहीं है। अरे संभव तो बहुत कुछ है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी यूट्यूब में लेते हैं सुपर 60 क्लास, और सुपर 60 क्लास में केवल 60 घंटे में पूरा इतिहास समाप्त हो गया। और यहाँ पर समय दिए जा रहे हैं, समाप्त ही नहीं हो रहा है।
तो दोनों में अंतर होता है, दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। जब हम तेजी से कुछ चीज़ें करना चाहें तो तेजी से भी करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप बेसिक जानकारी के लिए जुटे हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि एक एक शब्द को समझाता हुआ और लिखाता हुआ चलूँ, ताकि अगर आपके पास नोट्स बनेगा तो आप उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही कोर्स को कहाँ से लेंगे। यह नामुमकिन है कि फिर इस तरह से इतना समय दे करके कोई भी आपको पढ़ाएगा। जितने भी ऑफलाइन कोचिंग हैं, ऑफलाइन में मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना समय वहाँ पर भी नहीं दिया जाता। वहाँ मुश्किल से आपको एक सब्जेक्ट के लिए 50 घंटे के आसपास का ही समय मिल पाता है, यानी 50 आवर्स में मुझे ही पूरा पूरा ख़त्म करना था। लेकिन अभी देखो कि लगभग 100 घंटे के आसपास पूरा होने वाले हैं, और यह अभी हमारा अधूरा ही प्रोग्राम बचा है। तो इतना समय अगर एक टीचर आपके साथ व्यतीत कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ऐसे नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है कि बेवजह बातचीत करने में समय को गंवा रहे हैं या क्लास को खींचा जा रहा है। अगर समय लग रहा है तो इसलिए लग रहा है कि आपके साथ बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, विशेष तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। ये उद्देश्य होता है। नहीं तो कब का मुझे कोर्स खत्म करना होता तो मैं कब का खत्म कर चुका होता। तो अभी चैप्टर ये आपका चल रहा है। मैं रोज दिखाता हूँ इस बात को कि क्योंकि बच्चे नए नए जुड़ते रहते हैं, तो रोज यहाँ जुड़ते। देखिए, ये चैप्टर अभी आपका 11 नंबर चल रहा है, राष्ट्रवादी आंदोलन, जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास है। इसमें 2-3 बातें और भी हमें करनी होगी। एक जगह मैंने आज पीडीएफ का भी प्रयोग किया है, थोड़ा सा 4-5 स्लाइड मैंने पीडीएफ का ले लिया है, ताकि उस फैक्ट्स को लिखने से बचा जा सके, और फिर जैसे लिख के चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। फिर देखते हैं स्वराज के लिए संघर्ष है, एक 12वां चैप्टर होगा, और 13 चैप्टर आपका स्वराज के लिए संघर्ष नंबर 2 हो जाएगा। यानी 18 के बाद के घटनाक्रम को जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बाद 2 चैप्टर और हमारे रह जाते हैं। बारी बारी से सभी को देखने की कोशिश करेंगे। आज यही ले लेते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से लेकर के 1918 तक। ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918। ये तो हमारा हेडिंग है। अगर आप कंटिन्यूअस लिखते हैं मेरे साथ, आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हेडिंग डाल देता हूं। अगर आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर मेरे साथ ही आप लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहां से आपने बंद किया था क्लास वहीं से कंटिन्यू करना है। और वहां पर जो आपके लिए हेडिंग डाला गया था, वह डाला गया था आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का हेडिंग डाला गया था, जहां तक मुझे याद है। स्वदेशी आंदोलन का हेडिंग डाला गया था, और यह हो जाता है 1905 ईस्वी में। यह स्वदेशी आंदोलन क्या है? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रारंभ हुआ आंदोलन, खिलाफ प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन क्यों कहते हैं? जब राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, किसी क्षेत्र के लिए नहीं चलाया जा रहा है, किसी वर्ग के लिए नहीं चलाया जा रहा है, यह राष्ट्र अखिल भारतीय स्तर पर चलाया जा रहा है, ऑल इंडिया लेवल पर चलाया जा रहा है, तो उसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अगर किसी वर्ग के लिए चलाना होता, जैसे किसानों ने अपने हित के लिए कोई आंदोलन चलाया, तो उसको हमने किसान आंदोलन कह दिया। जनजातियों ने अपने हित के लिए आंदोलन चलाया, तो उसको हमने जनजातीय आंदोलन कह दिया। लेकिन यह आंदोलन सभी वर्गों के कल्याण के लिए चलाया जा रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, यानी नेशनल मूवमेंट कहते हैं। नेशनल मूवमेंट, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, 1905 में प्रारंभ होता है। किस लिए चलाया जाता है? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ा था कि कर्जन ने बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का धार्मिक तौर पर विभाजन किया था, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाने की कोशिश की थी, जिसकी उसकी मंशा को समझते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने आंदोलन संगठित करने का कार्य किया। और यह आंदोलन, जिसे हमने स्वदेशी आंदोलन कहा, इसका क्या फीचर्स रहा है, कौन कौन नेता इसके साथ जुड़े रहे हैं, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। बहुत डिटेल्स यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर हमें पढ़ना है। इस आंदोलन का संगठन क्या है? राष्ट्रवाद को गरम पंथ क्यों कहेंगे? जब नरम पंथ और गरम पंथ अलग अलग है, जब नरम पंथ और गरम पंथ हमने अलग अलग देख लिया,
तो राष्ट्रवाद को हम गर्मपंथ क्यों कहेंगे मेरे बच्चे? सारी बातें तो बताता हूं मैं स्पष्ट रूप से। राष्ट्रवाद को हम गर्मपंथ क्यों कहेंगे? कहां तक आप जाकर के सोचते हो? ऐसा नहीं सोचना है ना। गर्म पंथ या नरम पंथ या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की अलग अलग धाराएं हो सकती है, उसका अलग अलग स्वरूप हो सकता है। जैसे हम देखें यहां पर कह देते हैं राष्ट्रवाद, कैसा कंफ्यूजन होता है, मैं कभी कभी बड़ा बेचैन सा होता हूं। एक शब्द होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की जो धारा हो जाएगी वह होगा नरमपंथी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं उदारवादी, फिर दूसरा हो जाएगा गर्मपंथी कहते हैं जिसको हम कहते हैं उग्रवादी, और तीसरा जो हो जाता है वह हो जाता है आपका क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो क्या करता है, हिंसा का सहारा लेता है, हिंसा का सहारा लेता है। तो राष्ट्रवाद को हम केवल और केवल गर्मपंथ या नरमपंथ क्यों कहें? यह तो एक अलग धारा है ना, उसका एक पार्ट हो गया। आप कहते हैं पेड़ को हम डाली कह दें, अगर आपने यह कहा कि एक पेड़ को हम डाली कह देते हैं, उसका ब्रांच कह देते हैं, तो पेड़ को ब्रांच कहा जा सकता है? ब्रांच तो पेड़ का एक हिस्सा हुआ ना, एक पार्ट हुआ, ऐसे समझना है। तो हम क्या देखते हैं, बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय आंदोलन। इसे स्वदेशी आंदोलन इसलिए कहा गया है, इसे स्वदेशी आंदोलन इसलिए कहा गया, आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या होगा, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशीकरण पर बल दिया था। इस आंदोलन में स्वदेशी अपनाने तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, बल दिया गया था। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी होगा, ये सब बातें मुझे कह करके सिर्फ बोल करके समझा देना चाहिए था। जो आपका नोट्स बड़ा होता है इसीलिए होता है कि बोल करके समझाऊंगा तो एक भी शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान निष्कर्ष प्राप्त किया है। मजबूरी में मुझे हर चीज़ जो कि बोल के समझाना चाहिए वह मुझे लिख करके समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेवारी हो सकता है ज़्यादा ही ग्रहण कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपके ऊपर मुझे संदेह हो कि आप शायद क्लास बंद होने के बाद अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे अगर मैं नोट्स बना के ना दूँ तो। यह सब मैं बोल देता तो काम चल जाता, टाइम भी बच जाता, लेकिन चलो अब लास्ट फेज में क्यों कटौती करें। तो इसे स्वदेशी आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी अपनाने तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया। इसका दूसरा तात्पर्य यह हुआ कि इस आंदोलन के मध्य विदेशी वस्तुओं या संस्थाओं के, विदेशी वस्तुओं या संस्थाओं के बहिष्कार पर बल दिया गया है, के बहिष्कार पर बल दिया गया था। जैसे भी आप समझना चाहें इस लाइन से आप समझ सकते हैं। इसे स्वदेशी आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी अपनाने तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसका दूसरा तात्पर्य यह हुआ कि इस आंदोलन के मध्य विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार पर बल दिया गया था, यानी कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जो इसके प्रारंभिक नेता हो जाएंगे, इस आंदोलन के जो प्रारंभिक नेता होंगे, कैसे होंगे, आंदोलन के प्रारंभिक नेता। तो शुरुआत में यह आंदोलन क्या होता है, केवल और केवल बंगाल में प्रारंभ होता है। देखो मुद्दा क्या है, बंगाल विभाजन का। आंदोलन कहां प्रारंभ होगा, तो बंगाल में प्रारंभ होगा। तो शुरुआत में जो आंदोलन का संगठन होता है वह बंगाल में होता है, लेकिन आगे चल करके केवल बंगाल में ही नहीं रहा बल्कि इसका ऑल इंडिया स्तर पर विस्तार भी हो जाता है। तो शुरुआत के जो नेता होंगे बंगाल में, जैसे प्रमुख नेता अगर होंगे तो वह क्या हो जाएगा,
वह हो जाएंगे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत बड़े नेता हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम देखते हैं। और दूसरा हम देखेंगे आशुतोष मुखर्जी को देखेंगे, या आप कह सकते हैं कृष्ण कुमार मित्र, कुमार मित्र, इन्होंने ही स्वदेशी पर बल दिया था। और नेता हो जाएंगे अरविंद घोष। ये सारे नेता बंगाल से रिलेटेड हैं और इन्होंने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि 7 अगस्त 1905 से आंदोलन प्रारंभ होता है। क्यों आंदोलन प्रारंभ हुआ? क्यों आंदोलन प्रारंभ हुआ? क्योंकि कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और बंगाल का विभाजन तो राष्ट्रवादी भी चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन वह विभाजन अलग तरीके से चाहते थे। जबकि कर्जन ने धार्मिक तौर पर विभाजन की घोषणा कर दी थी जुलाई के महीने में, जुलाई में ही इसकी घोषणा की और उसके अकॉर्डिंग अगस्त से यह मूवमेंट प्रारंभ होता है, रद्द करवाने का यह आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसी हम क्या देखते हैं कि आंदोलन प्रारंभ हुआ कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक निर्णय लिए गए। बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी अपनाने का निर्णय लिया गया, स्वदेशी अपनाने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें स्वदेशी अपनाने पर का निर्णय लिया गया। जिस दिन से यह विभाजन लागू हुआ, जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ, उस दिन से राष्ट्रवादियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। राष्ट्रवादियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। और कैसे तेज किया तो लेंगे उदाहरण, कुछ फैक्ट्स यहां पर ले लेंगे। जैसे राष्ट्रवादियों ने क्या कर दिया, राष्ट्रवादियों ने इस दिन शोक दिवस मनाया, इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अब मैं इस लाइन को जरा समझाना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। क्या कहा जाए कि 7 अगस्त 1905 से आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी अपनाने का निर्णय लिया गया। जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ, उस दिन से राष्ट्रवादियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रवादियों ने इस दिन को शोक दिवस मनाने का फैसला किया। क्या सभी बच्चे इस बात से श्योर हैं कि शोक दिवस किस दिन मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, शोक क्यों मनाया जाता है? शोक का मतलब है दुख। दुख क्यों मनाया जाता है कि जब हम किसी ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करने वाला हो, तो उस दिन से हम थोड़ा उदास हो जाते हैं, वह शोक की स्थिति होती है। शोक और उदासी दोनों लगभग एक जैसा ही टर्म मिल जाता है, हालांकि दोनों के परिप्रेक्ष्य अंतर है। जैसे किसी प्रियजन का देहांत हो जाए तो हम क्या करते हैं, शोक मनाते हैं। या कोई हमारी प्रिय वस्तु हमारे हाथों से बिछड़ जाती है तो भी हम शोक की अवस्था में आ जाते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो भी हम शोक की स्थिति में आते हैं, यानी उदासी की स्थिति में आते हैं। यहाँ उदासी का संदर्भ नहीं है, यहाँ हम दुख व्यक्त करते हैं कि हमारा प्रिय समाप्त हो गया या हमारे हाथों से प्रिय वस्तु समाप्त हो गई।
तो बंगाल के राष्ट्रवादियों ने शोक दिवस मनाना शुरू किया। इसका मतलब है कि जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल की एकता उस दिन से समाप्त होने लगी। एक तरह से दुख व्यक्त करने का एक तरीका है शोक दिवस मनाना। आशा करता हूं कि आप लोग पहले से ये शब्द जानते होंगे, मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे। तो राष्ट्रवादियों ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। शोक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। जैसे हम क्या देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, यानी हमारा सोने जैसा बंगाल शीर्षक से क्या लिखा? शीर्षक से कविता लिखी। इन्होंने कहा अमार सोनार बंगाल। जब बांग्ला भाषा में हम बात करते हैं तो हमारा सोने जैसा बंगाल मतलब क्या हुआ कि सोने जैसा बढ़िया बंगाल, कीमती बंगाल, अच्छा बंगाल अब क्या है? विखंडित हो रहा है। एक दुख भरा गीत था। हालांकि बाद में इसके शब्दों को फेरबदल कर दिया गया, तो जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगान भी ये हो जाता है। यह वैसे तो दुख भरा था कि अमार सोनार बंगाल, एक दुख भरा मतलब ये था कि हमारा बंगाल कैसा था और अब विभाजन के बाद कैसा हो जाएगा, इस बात को दर्शाने के लिए यह गीत लिखा गया था। लेकिन बांग्लादेश की जब आज़ादी होती है, स्वतंत्र बांग्लादेश बनता है, जब पाकिस्तान अलग होता है, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था, तो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। उस समय अमार सोनार बंगाल जैसा गीत नहीं लिखा गया, मतलब नहीं गाया गया, बल्कि जब पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल स्वतंत्र हो जाता है, नया देश बन जाता है बांग्लादेश, तब वहाँ का राष्ट्रगीत बन जाता है अमार सोनार बंगाल। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दुख व्यक्त करने के लिए कि हमारा बंगाल कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, इस बात को दर्शाने के लिए एक गीत लिखा अमार सोनार बंगाल। और यहाँ पर एक और भी गीत लिखा इन्होंने, जिसको कहता है कि एकला चलो रे। एकला का मतलब होता है अकेला चलो। अगर कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता है, मान लो कोई अच्छा काम करने के लिए आप जाते हैं और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होता है, आपने कहा कि ये काम, जैसे कहीं सफाई करने के लिए आपने काम शुरुआत की, कोई अच्छा काम करने की शुरुआत की और आपने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप आइए मेरे साथ दीजिए, और अगर कोई साथ देने को तैयार नहीं होता है तो भी आप क्या कहेंगे? तो भी आप अकेले काम करते रहेंगे और अच्छा काम करते हुए धीरे धीरे अन्य लोग भी जुड़ते जाएंगे। इसी बात को दर्शाने के लिए, इसी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने आगे क्या लिखा? एकला चलो रे का गाना लिखा। बंगाली भाषा में तो मैं गा करके आपको नहीं सुना सकता। उसका एक टर्म है एकला चलो रे। सबके लास्ट में वही होता है कि अगर कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता या कोई आपके पीछे नहीं चलता तो आपको अकेला चलना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला जैसे शीर्षक से कविता लिखा था। फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आंदोलनकारियों ने एकजुटता दिखाने के लिए, आंदोलनकारियों ने एकजुटता दिखाने के लिए क्या किया? दिखाने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। क्यों मनाया? एकजुटता दिखाने के लिए कि भाई हम एक दूसरे से उसी तरह से संबद्ध है जैसे कि दो भाई बंधु जुड़े रहते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का वचन लेते हैं। हम लोग आपस में एक हैं, इस बात को दर्शाने के लिए रक्षाबंधन का भी त्योहार प्रतीकात्मक तौर पर मनाया गया। और भी इसमें जब एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे तो इसमें और भी फैक्ट जुड़ जाएगा। जैसे लोग क्या करते थे कि जाकर के मंदिरों में, धार्मिक संस्थानों में शपथ लेते थे, मैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करूंगा या विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसे लोग नहीं मानते। अगर आप भी नहीं मानते होंगे तो आपसे भी कसम खिलवाया जाता है। अब कसम क्या चीज़ है आज तक किसी ने नहीं जाना। कसम खाओ कि ऐसा काम नहीं करोगे। अब कसम खाने का मतलब है कि हम वादा करते हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन कसम की अवधारणा बहुत बड़ी हो जाती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अगर हमने कह दिया कि कसम खाते हैं कि गलत काम नहीं करेंगे, तो फिर जब गलत काम आप करने जाते हैं तो
फिर आपको वह कसम, भले क्या चीज़ है पता नहीं, लेकिन एक फीलिंग्स है जो आपको रोकता है गलत काम करने से। और अगर आपने कसम खाया है कि आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम करने का वो प्रेरित भी करता है। तो आप देखेंगे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कसम शब्द बड़ा एक फेमस रहा है। तो यानी एक तरह से वादा करना होता है अपने आप से कि हम अच्छा काम करेंगे या बुरे काम को नहीं करेंगे, या अलग अलग जगह पर कस्में खाई जाती है। तो आंदोलनकारियों ने एकजुटता दिखाने के लिए रक्षाबंधन जैसा त्योहार भी मनाया, ताकि एक तरह से अधिक लोगों के साथ जोड़ा जा सके। आनंद मोहन बोस ने क्या किया? बोस ने 50,000 की सभा, 50,000 लोगों की सभा को संबोधित किया, आप समझिए उस समय 50,000 लोग जुटाना एक बहुत बड़ी बात हो गई। केवल बंगाल के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, आप ध्यान रखेंगे पूर्वी बंगाल के अंदर कम हो रहा है, क्योंकि पूर्वी बंगाल के लोग तो खुश हैं कि भले बंगाल का विभाजन हो जाए, लेकिन पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर और कलकत्ता में हम देखते हैं अगर 50,000 लोगों की सभा उस समय बुलाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ जन जागरूकता तो है, नहीं तो इतने बड़े लोगों की सभा तो बुलाई ही नहीं जा सकती थी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे यहां पर, तो आगे देखना होगा कि किस प्रकार से यहां पर आंदोलन का कार्यक्रम होता है। आंदोलन के जो कार्यक्रम होंगे वो कैसे होंगे? आंदोलन के कार्यक्रम, तो आंदोलन के कार्यक्रम क्या है? यहां पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा वह होगा विदेशी वस्तुओं तथा संस्थाओं का बहिष्कार करना, तथा हर मोर्चे पर बहिष्कार करना तथा हर मोर्चे पर आत्मनिर्भरता, हर मोर्चे पर आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, इसका क्या होगा? करना। यहां लिखेंगे उदाहरण, जैसे हम कह सकते हैं कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने का संकल्प लेना, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने का संकल्प लेना एक हो सकता है। दूसरा होता है विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा कर उसे जलाना या नष्ट करना, उसको हम नष्ट कर देंगे, रहने ही नहीं देंगे। पहला क्या करेंगे? विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने का संकल्प लेते हैं, विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा कर उसे जला देते हैं या उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। कुछ वस्तुओं को जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। क्या देखते हैं? स्वदेशी शिक्षण संस्थान अथवा न्यायालय आदि की स्थापना पर बल देना, न्यायालय आदि की स्थापना पर बल देना। स्वदेशी ग्राम प्रशासन, ग्राम पंचायत की व्यवस्था को स्थापित करना। अब यहां पर ब्रिटिश अगर आए हुए तो वो क्या कहते हैं? ब्रिटिश कहते हैं भैया मैं यहां पर हूं तो आपको अच्छी सेवा देने के लिए हूं, मेरा तो इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत कठिनाई है कि मैं आपके साथ यहां पर हूं, ब्रिटेन से आकर के मैं भारत पर शासन कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत कष्टकारक है। ब्रिटिश लोग यही कहते हैं और उनका कहना होता है कि आपके यहां अगर मैं शासन कर रहा हूं तो आपको बेहतर प्रशासन देने के लिए मैं आपके ऊपर शासन कर रहा हूं, तो इसलिए आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भारतीयों ने कहा भाई मुझे
आपके प्रशासन की जरूरत नहीं है। मैं अपनी शिक्षा, आपने पाश्चात्य शिक्षा दिया जो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू करूंगा, जो स्वदेशी शिक्षा पद्धति है उसको लागू करूंगा। आपने कहा कि मैं न्यायपालिका देता हूं, तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए न्यायपालिका। आप अपनी न्यायपालिका रखो, मैं आपके न्यायालय में जाऊंगा ही नहीं। वकीलों ने त्याग पत्र दिया, जबकि वकीलों का धंधा उसमें बहुत बढ़िया चल रहा था। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी ही न्याय व्यवस्था लागू करूंगा, जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है वही मेरी अच्छी हो जाएगी, उसी में जाऊंगा, आपके कोर्ट में नहीं जाऊंगा। अगर कोई विवाद होता है तो मैं आपस में मिलजुल करके सुलझा लूंगा, आपके पास नहीं जाऊंगा। कहा कि विदेशी वस्त्र आपको अच्छे दिए जा रहे हैं, कहा मैं विदेशी वस्त्र आपका लूंगा ही नहीं। और जो प्रयोग करता था उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाता था, और विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक जगह जलाया भी जाता था, ताकि प्रतीकात्मक तौर से आयात कम हो सके। तो जो शिक्षण संस्थान है, विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा कर जलाना, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग नहीं करने का संकल्प लेना, स्वदेशी ग्राम पंचायत की व्यवस्था को स्थापित करना, यह क्या कहलाएगा? यह स्वदेशी आंदोलन का पार्ट कहलाएगा, जिसमें हम विदेशी चीजों को बहिष्कार का निर्णय लेते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं? इसी क्रम में 15 अगस्त 1906 को हम क्या देखते हैं? 6 को स्वदेशी शिक्षा की रूपरेखा तय करने के लिए स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। रूपरेखा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। 15 अगस्त 1906 को स्वदेशी शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की जाती है, ताकि स्वदेशी शिक्षा की दिशा में कार्य किया जा सके। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आंदोलन का जो अगर वर्गीय आधार देखा जाए, आंदोलन का वर्गीय आधार कैसा रहा? कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? वर्गीय आधार का मतलब क्या होगा? कौन कौन लोग शामिल थे? छात्रों का बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। बड़े पैमाने पर समर्थन मिला। और यहां पर अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके एक लाइन में जोड़ दूं तो थोड़ी बातें और स्पष्ट हो जाएगी। कार्लाइल सर्कुलर लागू होने के बावजूद हम क्या देखते हैं? बावजूद छात्रों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब कार्लाइल सर्कुलर क्या था? तो कार्लाइल सर्कुलर एक ऐसा सर्कुलर था जो वायसराय के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई छात्र राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेता हुआ पाया गया तो उसे शिक्षण संस्थानों से निकाल दिया जाएगा और किसी भी शिक्षण संस्थानों में उसे फिर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक तो यह कह दिया, पहले तो छात्रों को डराया गया, फिर जब छात्र नहीं डरे तो फिर संस्थान को कहा गया कि अगर आपके छात्र राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हुए पाए जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? फिर आपको भी फाइनेंशियल एड नहीं दिया जाएगा। और कार्लाइल सर्कुलर जैसी बातें तो एक बार मैंने भी झेला हुआ है। मतलब ब्रिटिश काल में नहीं, उतना नहीं है ना कि वहाँ कार्लाइल सर्कुलर झेला जाएगा। हुआ क्या था कि दिल्ली में जब यूपीएससी, आप लोग तो खैर यूपीएससी से अभी जुड़े हुए नहीं हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम होना था और पहली बार 2012-13 में 13 के बाद इनफैक्ट देखा जाए तो सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आप यूपीपीसीएस में भी देखते हैं एक पेपर प्रीलिम्स में सीसेट का होता है, तो सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया था और सीसेट में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाया गया था। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट थे उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। अब क्या होता कि मैं तो मान लो कि कोचिंग चलाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग, उस समय ऑनलाइन की दुनिया तो थी नहीं, तो ऑफलाइन कोचिंग चलता था। वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग में भी जो आंदोलनकारी नेता थे वो आते थे और कोचिंग में मान लो कि 500-600 बच्चों की क्लास चल रही है, तो
तो आके रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए छात्रों को संबोधित करने के लिए, क्योंकि इन्हीं छात्रों के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ और फिर आंदोलन में ये छात्र मिल करके भाग लेंगे। वैसे तो एज ए टीचर मेरी बहुत दिली इच्छा नहीं होती थी कि ऐसे छात्र जो अभी नए हैं, जिनको 2 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, वो किसी आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि अभी बालक हैं, ये आंदोलन में कहाँ जाएंगे। खैर, आप छात्र हैं तो भाई उनको भी मना नहीं कर सकते, तो छात्र आकर के यहाँ पर क्लास में संबोधित करते थे। जब संस्थान के बारे में पता चलता था पुलिस प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो ऐसे किसी प्रदर्शन को रोकना चाहती है, तो पुलिस प्रशासन को जब यह पता चलता था कि संस्थान के अंदर जाके क्लासरूम में बच्चों को छात्र नेताओं द्वारा संबोधित किया जा रहा है, तो वो रात में आकर के मीटिंग करते थे हम लोगों से, और फिर एक तरह से अप्रत्यक्ष धमकी भी देते थे कि अगर आपके संस्थान के बच्चे आंदोलन में जाते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। डायरेक्ट तो धमकी नहीं देते थे, क्योंकि जो धमकी देने वाले थे उनसे बड़े बड़े हजारों ऑफिसर तब तक तैयार हो चुके थे, संस्थान से निकले हुए हजारों IAS IPS इसी देश में हैं, तो इसलिए डायरेक्ट तो धमकी नहीं दे पाते थे, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से यह जरूर कहते थे कि अपने बच्चों को यह कहें कि आंदोलन में हिस्सेदारी ना लें, और आप चाहें तो क्लास को बंद कर दीजिए, यानी क्लास को ही बंद कर दीजिए, संस्थान ही बंद हो जाएगा तो छात्र ही नहीं रहेंगे, छात्र अपने घर चले जाएंगे। इस प्रकार की धमकियों तो हम लोगों ने भी झेला है उस सीसेट आंदोलन के मध्य। तो आप कार्लाइल सर्कुलर में क्या कहा जा रहा है? कार्लाइल सर्कुलर में कहा जा रहा है कि अगर कोई छात्र आंदोलन में भाग लेता है तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा संस्थान में, और जिस संस्थान के छात्र भाग लेंगे उन संस्थान को भी फाइनेंशियल एड नहीं दिया जाएगा, यानी वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। ये छात्रों को डराने के लिए किया। इसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ चढ़ करके छात्रों ने भागीदारी निभाई। फिर हम क्या देखते हैं, स्त्रियों की भी बड़ी भागीदारी रही, भागीदारी रही। मुस्लिमों के भी बड़े वर्ग ने आंदोलन को समर्थन दिया, जबकि कर्जन ने संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसे विभाजन को प्रस्तावित किया था। संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के लिए ही ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दिया था। कर्जन ने संप्रदायवाद को ही बढ़ावा देने के लिए ऐसे मूवमेंट को बढ़ावा दिया था। ठीक है। अब पुलिस एक ही जैसी होती है, पुलिस के पास जब नहीं रोक पाती है तो पुलिस हमेशा एक ही जैसा कार्य करती है, पहले का हो या बाद का हो। ठीक है। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जैसे प्रमुख नेता, जो मुस्लिम प्रमुख नेता हो जाएंगे, बढ़ावा दिया था। प्रमुख मुस्लिम नेता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? प्रमुख मुस्लिम नेता जो हो जाएंगे वो जैसे अब्दुल लतीफ वगैरह है ना, उस समय बड़ा काम कर रहे थे। नेता जो यहाँ पर हो जाएंगे, खास करके लियाकत हुसैन को यहाँ पर ले सकते हैं, अब्दुल रसूल को ले सकते हैं, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन आदि। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, मुजफ्फर अहमद को भी ले सकते हैं। कुछ नेताओं की चर्चा यहाँ नहीं होती है, एडवांस लेवल पर जाकर के हम लोग करते हैं। मुजफ्फर अहमद आदि यहाँ पर हो जाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे, मौलाना कलाम भी है, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए। प्रमुख मुस्लिम नेता है, अब्दुल रसूल है, लियाकत हुसैन है, मुजफ्फर अहमद आदि नेता यहाँ हो जाएंगे, जिन्होंने कि आंदोलन में इसके बावजूद बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जबकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको एक तरह से बढ़ावा ही दिया था संप्रदायवाद को। मुसलमानों का वह वर्ग, मानों का उच्च तबका आंदोलन से बाहर रहा। ढाका के नवाब आदि ने ब्रिटिशों का साथ
साथ दिया। इसलिए साथ दिया क्योंकि ढाका एक अलग राजधानी बन जाती तो वहां पर इन लोगों को अधिक फायदा होता, क्योंकि कलकत्ता राजधानी है तो वहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो कलकत्ता में ढाका के लोग बहुत प्रसन्न नहीं होते। इसलिए यहाँ पर वो लोग बड़े प्रसन्न थे जिनको लग रहा था कि ढाका अगर अलग प्रशासनिक इकाई बन जाएगा तो उसके लिए वकीलों को अच्छा काम मिल पाएगा, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के हो जाएंगे और एक तरह से मुस्लिम एकता स्थापित हुई। वो लोग बड़े खुश थे कि हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा कि कलकत्ता से मुक्ति मिल जाएगी। और इसी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति पर ब्रिटिश चल भी रही थी। यहाँ पर आदि ने इस आंदोलन का समर्थन दिया। अगर हम देखें तो बंगाल से बाहर इस आंदोलन का विस्तार होता है। कैसे? बंगाल से बाहर आंदोलन का विस्तार कैसे होता है? आंदोलन का विस्तार तो कई जगह पर आप देखेंगे कि जैसे हम आगे देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां आंदोलन का विस्तार करेंगे? तो बंबई में करेंगे, खास करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में करेंगे। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें बंगाल से बाहर महाराष्ट्र, पंजाब तथा उत्तर भारत में भी आंदोलन का विस्तार हुआ, आंदोलन का विस्तार होता है। वैसे तो ये बंगाल विभाजन को लेकर के चलाया जा रहा आंदोलन है, लेकिन जो यहाँ के नेता हैं, जैसे महाराष्ट्र में हम क्या देखते हैं? महाराष्ट्र में देखेंगे यहां पर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन का एक तरह से विस्तार किया महाराष्ट्र के क्षेत्र में, क्योंकि यहीं के ये नेता थे। और फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर तिलक ने किया। यहां एक लाइन जोड़ सकते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव दिया था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर भी किया जाए। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर भी किया जाए, का विस्तार बंगाल से बाहर किया जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर किया जाए। इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव दिया था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार कहां किया जाए? बंगाल से बाहर किया जाए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किसने सबसे पहले यह प्रस्ताव दिया था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर किया जाए, तो आप बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखिएगा। क्यू मार्क मैंने लगा दिया है। क्यू मार्क लगाने का मतलब है कि कभी मैं टेस्ट लूंगा, चाहे टेलीग्राम पर क्वेश्चन बना के ही आपसे पूछ लिया जाए या टेस्ट के रूप में पूछा जाए, कभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये सब क्वेश्चन उसके दायरे में आएगा। और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा यह भी मैंने बता दिया। तो अब तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए नियम से। अगर क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को तो गलत आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अपने नोट्स में क्यू का मार्क लगा दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, क्वेश्चन जहाँ से बनने वाला है उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बने। महाराष्ट्र में हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं अगर पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब में हम देखते हैं कि यहाँ पर लाला लाजपत राय हो जाएंगे, लाजपत राय तथा सरदार अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा जी थे, उन्होंने आंदोलन का विस्तार किया। खास करके पंजाब के एरिया में इनका अच्छा खासा प्रभाव था। और फिर हम क्या देखते हैं, बंगाल में ही अजीत सिंह बंगाल के उग्रवादी विचार के नेता अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्रपाल आदि ने भी आंदोलन को आक्रामक बनाने में योगदान दिया। आक्रामक बनाने में योगदान दिया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम क्या थे, यह ध्यान रखना होगा। और विभिन्न क्षेत्र में किन किन नेताओं ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, यह भी हमें दे दीजिएगा। ठीक है, यह भी हमें देना होगा। क्या लिखा हमने कि मुसलमानों
का उच्च तबका आंदोलन से बाहर रहता है। जो मुसलमानों का उच्च तबका है, उच्च तबका का मतलब क्या होगा, जो बड़ा समूह है वह आंदोलन से बाहर रहा। ढाका के नवाब आदि ने आंदोलन का मतलब ब्रिटिशों का साथ दिया। बंगाल से बाहर आंदोलन का विस्तार कैसे होता है, तो बंगाल से बाहर महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर भारत में भी आंदोलन का विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक है और इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्ताव दिया था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर किया जाए। पंजाब है, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह यहाँ पर होंगे। और बंगाल के उग्रवादी विचार के नेता अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल आदि ने भी आंदोलन को आक्रामक बनाने में योगदान दिया। ये सारे लोग बनते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की हमने बात की, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पहले अध्यक्ष अरविंद घोष ही बन जाते हैं। एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे तो इसमें और एड ऑन कर लेंगे कि इन्होंने एक लेख की लंबी श्रृंखला लिखी इंदु प्रकाश में, और लिखा था द न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड नामक एक पत्र की श्रृंखला प्रकाशित की थी, यानी बूढ़ों के लिए नई रोशनी, और उसके माध्यम से उदारवाद की आलोचना भी की थी और उग्रवादी विचारधारा की सराहना की थी। बंगाल विभाजन का विरोध भी किया था। बाद में अरविंद घोष क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी संबद्ध होते हैं। हालांकि जब 1908 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर इन्होंने संन्यास ले लिया। इस तरह से हमने क्या देखा कि अनेक नेताओं ने आंदोलन को न केवल बंगाल में बल्कि बंगाल से बाहर भी प्रसारित करने का कार्य किया। तो क्या ऐसे आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार चुप रहेगी या ब्रिटिश सरकार भी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी? तो ब्रिटिश की प्रतिक्रिया कैसी होगी? तो दमन की होगी और हर संभव उपाय लगाया गया कि इस आंदोलन का दमन किया जाए। कैसे दमन किया जाएगा? कुछ कानून बनाए जाएंगे और कुछ हद तक लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके माध्यम से ऐसे आंदोलन को गैर कानूनी घोषित किया जा सके। तो इसकी वजह से धीरे धीरे आंदोलन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पंजाब में हमने देखा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह हैं। बंगाल के उग्रवादी विचार के नेता अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल आदि ने भी आंदोलन को एक तरह से आक्रामक बनाने में योगदान दिया। अगर यहां पर ऐड कर दें ब्रिटिशों की क्या प्रतिक्रिया रही या ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही, तो वह प्रतिक्रिया कैसी रही? ब्रिटिश प्रतिक्रिया यानी ब्रिटिश रिएक्शन जो रहेगा वह आंदोलन के दमन का रहेगा। हमने क्या देखा? यहां पर ब्रिटिशों ने दो स्तरों पर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। दो स्तरों पर, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन मैं थोड़ा सरल इसको बना देता हूं कि दो स्तरों पर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। पहला क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिकता के विषबेल द्वारा उभार द्वारा कमजोर करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिकता के उभार द्वारा कमजोर करने की कोशिश की गई। इसके तहत और इसके तहत बंगाल विभाजन को क्या बताया गया? इसके तहत बंगाल विभाजन को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया गया। कहा गया कि यह बंगाल का विभाजन मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। ब्रिटिशों ने दो स्तर पर आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिकता के उभार द्वारा कमजोर करने की कोशिश की गई और इसके तहत बंगाल विभाजन को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया गया। मुसलमानों को कहा गया कि अरे भाई आप क्यों विरोध कर रहे हो, मैं तो आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, आपको मैं ऐसा बंगाल देने वाला हूं जहां की मुसलमानों का बहुमत होगा, आप मौज करो, वहां पर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो।
मुसलमानों को भी लगा कि हाँ, मामला तो सही है, अगर यहाँ पर हमारा राज्य स्थापित हो जाता है तो फिर हम अपने कानून को, धार्मिक कानून को लागू कर सकते हैं। तो धर्म के प्रति झुकाव रहता है। खास करके जो सामान्य वर्ग होते हैं उनको धर्म की बहुत समझ नहीं होती है। जो उच्च वर्ग है उनको धर्म की समझ होती है, उनको पता होता है कि धर्म कोई चीज़ है नहीं, धर्म को एक खिलौना है जिसका जैसा मन चाहे वैसा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग होते हैं, किसान होते हैं, उसको धर्म बहुत अधिक प्रभावित करता है। किसान का मतलब पर्टिकुलर किसान नहीं, जो गरीब तबके होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको धर्म बहुत तेजी से प्रभावित करता है, बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे जितने बाबा समूह आपको मिल जाएंगे दिल्ली इसके आसपास में देखता हूँ, जहाँ पर भी भारत में देखेंगे जो बाबा के समूह हैं उनमें आप अगर वर्गीय भागीदारी देखें तो आप किसी भी उच्च वर्ग के लोगों को उसमें बहुत अधिक भूमिका निभाते हुए नहीं देखेंगे। जो सामान्य कृषक परिवार से है, दैनिक मजदूर है, उनको ही आप देखते हैं बाबाओं के भक्त बने हुए। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि मतलब मुझे ताज्जुब लगता है कि क्या जज्बा रखता है। जैसे ऑफिस का एक प्यून है, जब ऑफलाइन क्लास चलती थी तो ऑफलाइन में मैं मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर मैं डाल रहा हूँ कि किसी धर्म को मैं डिस्क्रिमिनेट करता, क्योंकि धर्म की समझ मुझे बहुत अधिक नहीं होगी। एक मेरा प्यून है जिसका कि जो भी वेतन रहा होगा, लेकिन यह तय था कि अगर एक दिन वह छुट्टी लेता है तो उसका वेतन कट जाएगा। और उसने 3 दिन की छुट्टी ली। क्यों छुट्टी ली भाई? पूछा गया कि आप क्यों छुट्टी ले रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक बाबा है जिनका एक फिल्म रिलीज हुआ है। उन्होंने, बाबा ने, मैं जानता हूँ उस बाबा का नाम लेकिन नाम नहीं ले रहा, कि उस बाबा ने एक फिल्म बनाई थी, वो बाबा उसमें हीरो बने थे। उस बाबा का वो फिल्म रिलीज हुआ था, चूंकि वह उस पंथ से बिलोंग करता था जो मेरा प्यून था। वह उसने तर्क दिया कि पूरे परिवार के साथ उस बाबा की फिल्म को देखने जाना है, ऐसा बाबा का आदेश, और पैसा लगा के देना है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा कि फ्री में आके फिल्म देखो, ऐसा नहीं। बाबा ने फिल्म बनाया, चूंकि फिल्म सिनेमा घरों में चलेगा तभी जबकि उसमें ग्राहक जाएंगे, दर्शक जाएंगे, और दर्शक कौन होंगे? तो स्वाभाविक रूप से उनके भक्त हो जाएंगे। तो भक्तों को आदेश जारी कर दिया कि आप सभी बच्चे, सभी लोग अपने परिवार के साथ वैसा फिल्म देखने के लिए जाओ। और हमारा प्यून क्या करता है? 3 दिन की छुट्टी लेता है, लीव विदाउट पे, यानी फिल्म देखने में तो खर्च करेगा ही करेगा और इसका वेतन भी यहाँ पर कटेगा। तो धर्म क्या करता है कि बहुत तेजी से, अगर मुझे कहता तो शायद मैं जाता ही नहीं, बाबा को कह देता कि कुछ दिन के बाद देख लेंगे, आपके प्रति श्रद्धा है लेकिन अभी काम है तो मैं ऐसा काम, मतलब फिल्म देखने नहीं जा पाऊँ। तो जो थोड़े से कमजोर तबके के होते हैं उनको अपेक्षा होती है कि शायद ईश्वर उनके ऊपर दया करेंगे, और ईश्वर दया करेंगे तभी उनकी स्थिति में सुधार होगा। थोड़ा घबरा जाते, इसलिए कि उनको फिर याद ही नहीं रहता कि धीरू भाई अंबानी भी कभी गरीब हुआ करते थे, और जितने बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं सब किसी दिन कोई जूस बेचता है, कोई ट्रैक्टर चलाता था, कोई टेम्पो चलाता था, कोई मेस में काम करता था, कोई प्यून का काम करता था। उसने अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना स्वीकार किया था और बढ़ा भी है। वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई चमत्कार होगा और उसके आर्थिक स्थिति में उत्थान हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या देखते हैं? वैसे तबके के लोगों ने समर्थन किया और ब्रिटिशों के सह देते ही वहां पर वो समर्थन में आ जाते हैं। तो यही फायदा उठाया ब्रिटिशों ने। राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिकता के उभार के द्वारा कमजोर करने की कोशिश की गई और इसके तहत बंगाल विभाजन को मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया गया। ताकि हम क्या देखते हैं, बिल्कुल आपने दिवाकर जी सही कहा, कुछ तबका मतलब वर्ग होता है। तबका मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। तबका जो हम शब्द यूज करते हैं वो एक वर्ग के लिए, क्लास के लिए यूज करते हैं, फारसी शब्द है। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि दूसरा हम देखते हैं कि यहां पर एक हो जाता है कि आंदोलन के कठोर दमन का प्रयास किया गया। दूसरा जो हो जाएगा, आंदोलन का कठोर दमन किया गया, और साथ ही आंदोलन का कठोर दमन किया गया तथा इसके लिए अनेक कानून भी बनाए गए। इसके लिए एक कानून भी बनाए गए। आंदोलन का कठोर दमन किया गया और इसके लिए हमने क्या किया? आंदोलन के दमन के लिए कठोर कानून बनाए गए। जैसे हम क्या देखते हैं? छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। छात्रों पर
आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। आंदोलन में भाग लेने के कारण, भाग लेने पर छात्रों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, कार्यवाही की गई। छात्रों को दंड दिया गया कि आपने आंदोलन में क्यों भाग लिया था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनको अनेक कानून के माध्यम से धमकी भी दी गई थी, अनेक कानून से। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इन्होंने कहा स्वदेशी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए। जो स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए, कर्ताओं पर मुकदमे लादे गए या मुकदमे चलाए गए। बड़े नेता, आंदोलन के बड़े नेता को गिरफ्तार कर, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लंबी सजा दी गई, सजाएं दी गई, लंबी सजाएं दी जाती है। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए और यहां पर जो बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लोगों को इससे फायदा होता है शिवांगी, पॉलिटिकल लोगों को इसी से फायदा होता है क्योंकि फिर मूल चीजों से आप भटक जाते हैं, फिर मूल चीजों पर आपका ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, अनेक नेताओं को देश निकाला दिया गया, सजाएं दी गई। अनेक नेताओं को देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला का मतलब क्या होता है? निकाला का मतलब होगा संबंधित क्षेत्र में प्रवेश से रोकना, संबंधित क्षेत्र में प्रवेश से रोकना, देश निकाला दिया गया। देश निकाला का मतलब यह नहीं होगा कि उसको विदेश भेज दिया जाएगा, बल्कि अगर पंजाब का है तो उसको कहा जाएगा कि पंजाब में एंट्री मत कीजिए, यह कहा जाएगा। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लंबी सजाएं दी गई। अनेक नेताओं को देश निकाला दिया गया। उदाहरण यहां पर ले सकते हैं कि किस किस नेता को बाहर निकाला गया। उदाहरण यहां पर ले सकते हैं आपका, जैसे बंगाल के क्षेत्र में कृष्ण कुमार मित्र का नाम ले सकते हैं। कृष्ण कुमार मित्र को यहां पर बाहर निकाल दिया गया। लाला लाजपत राय को भी बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, जैसे उदाहरण ले सकते हैं यहां पर, एक बार मैं पढ़ देता हूं। आंदोलन का कठोर दमन किया गया तथा इसके लिए अनेक कानून भी बनाए गए। आंदोलन में भाग लेने पर छात्रों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाए गए। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और लंबी सजाएं दी गई। अनेक नेताओं को देश निकाला दे दिया गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, देश निकाला का मतलब क्या होगा? अपने क्षेत्र से उसको बाहर जाने का हुक्म दे दिया गया। उदाहरण अगर ले तो 1908 में हम क्या देते हैं? 1908 में अश्विनी कुमार दत्त तथा कृष्ण कुमार मित्र एक संजीवनी नामक पत्रिका चलाते थे। कुमार मित्र को कि बंगाल प्रवेश पर रोक लगा दी गई, कि बंगाल प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इनको कहा गया कि आप बंगाल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कब कहा गया? 1908 में कहा गया। इसी समय, इससे पहले हम देखते हैं 1907 में ही हम क्या देखते हैं? लाला लाजपत राय तथा अजित सिंह पर पंजाब में प्रवेश का प्रतिबंध लगाया गया। पंजाब में प्रवेश का प्रतिबंध लगाया गया। इनको भी कहा गया पंजाब नहीं आ सकते हैं, लगाया जाता है। कहा कि इनको कहा गया कि आप पंजाब नहीं आ सकते हैं, उनको कहा गया कि बंगाल में एंट्री मत कीजिए क्योंकि आप आते हैं यहां अशांति हो जाती है। मैं यहां पर लगाया जाता है। पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। और इससे पहले ही हम क्या देखते हैं कि लगभग इसी समय 1908 के आसपास हम क्या देखते हैं?
1908 में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर क्या किया गया? राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्षों की कठोर सजा दी गई। कहा गया कि आपको 6 वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। जो भी बड़े नेता थे उनको कठोर कार्रवाई के दायरे में लाया गया। कठोर कार्रवाई, आशुतोष और कृष्ण कुमार मित्र एक ही है कैसे? दोनों एक कैसे होगा शाहीन? दोनों जब दो नाम है तो दो होगा ना। आशुतोष मैंने लिखा, क्या लिखा? अश्विनी कुमार दत्त लिखा है ना। अश्विनी कुमार दत्त कृष्ण कुमार मित्र के बंगाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह पर पंजाब में प्रवेश का प्रतिबंध लगाया गया। तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्षों की कठोर सजा दी गई। इस प्रकार ब्रिटिशों के दोहरे उपाय के कारण, या प्रतिबंध के कारण स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। कमजोर पड़ता चला जाता है। स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे इससे पीछे, मतलब बड़े नेताओं को यहां एलिमिनेट कर दिया गया, बड़े नेताओं को यहां से हटा दिया गया। तो स्वाभाविक है कि जो प्रभाव होना चाहिए वह हमारा प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है शाहीन, क्या कह रहे हो मुझे पता नहीं है। आपके सवाल का उत्तर मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे लें। ठीक है बच्चे, ये था एनसीईआरटी का यह चैप्टर, यह पार्ट इस चैप्टर का जो 11th नंबर चैप्टर चल रहा है उसका ये पार्ट था। इस पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह का प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। अतः इस प्रश्न को मैं बचा के रख लेता हूं। जब ये 20 तारीख तक मैं मान के चलता हूं कि ये आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। मैंने मैक्सिमम डेट रखा है 20, पहले भी खत्म हो सकता है, अगर कुछ पीपीटी का यूज करेंगे तो पहले भी खत्म हो जाएगा। तो अगर समाप्त हो जाता है तो फिर मैं पूरे एनसीईआरटी को उठा करके प्राचीन भारत का अलग, मध्यकालीन भारत का अलग और आधुनिक भारत का अलग मैं कुछ प्रश्न आपको दे दूंगा लिखने के लिए, जो आप अपने हिसाब से लिखते रहेंगे और मैं उसको अलग तरीके से, यानी किसी सप्ताह क्लास लगा करके 1-2 घंटे का उसकी मैं व्याख्या करता हुआ चलूंगा और क्लास में ही उसका एक डायरेक्शन में देता हुआ चला जाऊंगा। तो लगभग मैं मान के चलता हूं कि 50 क्वेश्चन एडिशनल आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। 50 प्रश्न लिखने के लिए आपको दिए जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर अभी तो और भी जैसे जितने भी मान लो 2 सप्ताह और यह कोर्स चलता है, तो 2 सप्ताह अगर यह कोर्स चलता है तो उस दौरान भी 3 से 4 क्वेश्चन अभी आपको और लिखने होंगे। साथ ही साथ बाकी जो बचे हुए प्रश्न होंगे जो लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं अलग से लिस्ट करके आपको दे दूंगा। आप इसको लिखते रहेंगे, साल भर लिखते रहिए, 2 साल लिखते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेल आईडी आपका है और वहाँ पर आप भेजते रहेंगे और इस मेल आईडी पर मैं उपलब्ध रहूँगा तो मैं चेक करता रहूँगा। बाकी और भी मैं कुछ प्रक्रिया बता दूंगा। अगर मैं अलग से अगर मुझसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स समाप्त होने के बाद फिर नए कोर्स में रहूँगा तो वहाँ पर आप एंट्री कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके कोर्स के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, जब तक आप तैयारी करते हैं तब तक अवेलेबल हूँ, यह ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक पार्ट आ जाता है इसमें, वह आ जाता है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का, और इसे हम थोड़ा सा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, अगर आप इसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो वहां पर आतंकवादी शब्द लिखा हुआ है, वहां क्रांतिकारी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर टेररिस्ट लिखा हुआ है, आतंकवादी लिखा हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी में। लेकिन उस शब्द को अब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके जगह पर यूज करते हैं नए शब्द को, वह है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी यानी रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट इसको कहते हैं। इसकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। जो उदारवादी है, उग्रवादी विचारधारा के नेता हैं, उनसे थोड़ा अलग विचार यहां पर है इनका। जैसे इसको लिख सकते हैं,
कि यहां पर कुछ कमियां ऐसी रहती है, जैसे हम ले सकते हैं कि उग्रवादी विचारधारा के नेता जब ब्रिटिशों से आक्रामक उपायों के द्वारा भी ब्रिटिशों से अपनी मांग मनवाने में असफल रहते हैं, तब तब क्या होता है, तब युवाओं का एक समूह कुंठा से भर जाता है, कुंठा से यानी दुखी हो जाता है, यानी क्या होता है, मन का दुखी होना, ऐसा मन का दुखी होना। शब्द मैं स्पष्ट कर देता हूं, नहीं तो आप यही पूछने वाले हैं कुंठा का मतलब क्या होता है, मन का दुखी होना। उग्रवादी विचारधारा के नेता जब आक्रामक उपायों के द्वारा भी ब्रिटिशों से अपनी मांग मनवाने में असफल रहते हैं, तब युवाओं का एक समूह कुंठा से भर जाता है। अब युवाओं के इस समूह ने हिंसा के आधार पर ब्रिटिशों को भगाने का निर्णय लिया। उग्रवादी विचारधारा के नेता जब आक्रामक उपायों के द्वारा भी ब्रिटिशों से अपनी मांग मनवाने में असफल रहते हैं, तब युवाओं का एक समूह कुंठा से भर जाता है। अब युवाओं के इस समूह ने व्यक्तिगत हिंसा का सहारा लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर उनमें डर की भावना फैलाकर भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। कई बातें हमने यहां पर डाल दिया है, एक साथ निश्चय किया। अब देखिए, जब उदारवादी, एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर बोर्ड पाता हूं। इस समूह ने व्यक्तिगत हिंसा का सहारा लेकर प्रत्यक्ष कार्रवाई द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर उनमें डर की भावना फैलाकर भारत को स्वतंत्र कराने का निश्चय किया। जब भारत में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो नेशनल मूवमेंट की शुरुआत में हमने देखा उदारवादी नेता आगे आते हैं और उन्होंने प्रार्थना प्रतिवेदन के माध्यम से मेमोरेंडम देकर के चाहा कि सुधार किया जाए, क्योंकि इनका ब्रिटिश न्यायप्रियता में गहरा विश्वास था। वो मान के चलते थे कि अगर ब्रिटिशों को अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई जाए, अपने शोषण के बारे में बताया जाए, तो ब्रिटिश फिर क्या हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाएंगे। दयालु होते हैं ब्रिटिश, दयालुता में आकर के हमारे लिए सुधार करेंगे, यानी हमारी मांगों को मान लेंगे। और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। 1885 से लेकर के 1905 तक, लगभग 20 वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इस प्रक्रिया का कोई परिणाम नहीं निकला, जिसको देखते हुए अपेक्षाकृत युवाओं का एक वर्ग, जिसमें तिलक है, लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने इसे भिक्षावृत्ति की मानसिकता बताई और कहा कि उदारवादी नेताओं के द्वारा अगर इसी प्रकार से भिक्षाटन किया जाता रहा, दुख व्यक्त किया जाता रहा, अपनी मांगों को इतने सरल तरीके से रखा जाता रहा, तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हमें आक्रामक तरीके से, कठोर तरीके से अपने अधिकारों को मांगना चाहिए। तो जब उग्रवादी नेता आते हैं, तो स्वाभाविक है कि सामान्य जन में, जो कि हमेशा हिंसा का ही प्रशंसक, मतलब इस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रशंसक रहता है,
तो उसको आशा जगी कि अब उग्रवादी नेताओं के द्वारा बड़ा सुधार किया जाएगा और अपने अधिकारों को प्राप्त किया जाएगा। इन उग्रवादी नेताओं ने बड़े बड़े नारे दिए, स्वदेशी का नारा दिया, स्वावलंबन का नारा दिया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया, स्वदेशी आंदोलन जैसा मूवमेंट भी चला लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। जो जहां था वहीं रह गया और इन नेताओं को पकड़ के ऊपर से जेल में भी डाल दिया गया। अब जो युवा वर्ग है जिसने कि बहुत ही त्याग किया था ऐसे मूवमेंट के लिए, उनको समझ में आया कि ब्रिटिश इस प्रकार की बातों से मानने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता बदल दिया और उन्होंने संघर्ष को प्रत्यक्ष संघर्ष में बदल दिया। प्रत्यक्ष संघर्ष जिसको हम सक्रिय संघर्ष कहेंगे और निष्क्रिय प्रतिरोध, दोनों अलग अलग है। निष्क्रिय प्रतिरोध में हम क्या करते हैं, ब्रिटिशों का विरोध करते हैं लेकिन हिंसा रहित, यानी उसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। और सक्रिय प्रतिरोध में भी हम ब्रिटिशों का विरोध करते हैं लेकिन हिंसा भी हो सकती है, यानी जैसे को तैसे वाली बात हो सकती है। तो युवाओं का एक वर्ग यह सोचता है कि भाई ऐसे मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हम ब्रिटिशों की हत्या करना शुरू कर दें, ब्रिटिश अधिकारियों को मारना शुरू कर दें, तो ब्रिटिश अधिकारी डर के मारे यहां से भाग जाएगा। यह गलत सोच को दिखाता है। कभी भी हिंसा के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उसमें भी सरकार के खिलाफ तो हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास तो एक अधिकारी नहीं है ना, सरकार के पास तो हजारों अधिकारी है। वो किसी एक अधिकारी को मारेंगे, 10 अधिकारी वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर क्रांतिकारियों ने यह सोचा और व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन करने की सोची कि भाई हम व्यक्तिगत तौर पर ऐसा करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर करने का मतलब है खतरा सबसे पहले आपके ऊपर ही आएगा। तो कोई भी व्यक्ति खतरा तभी उठाएगा ना जब त्याग करने की कैपेसिटी उसके अंदर हो। तो इसका मतलब है कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी त्याग तो खूब करना चाहते थे, लेकिन तरीका बड़ा गलत है, हिंसा का तरीका है। और यहां पर ऐसे समूह के द्वारा भारत में हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता लाने की कोशिश की गई, जिसको हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं। 2 चरण में आंदोलन होता है। पहला फेज हम अभी देखेंगे और किसी अगले चैप्टर में अगर दूसरा फेज आता है तो उसको भी अलग से देखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने एक बात समझी होगी। मैं इसको एक बॉक्स भी बना करके आपको दे देता हूं। जैसे यहां पर देखेंगे प्रतिरोध का तरीका, प्रतिरोध का स्वरूप अगर हम बताएं, स्वरूप यहां पर हम देखते हैं 2 प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक होता है आपका निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, प्रतिरोध होगा। और दूसरा जो हो जाएगा वह होगा सक्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है, यह विरोध करेगा लेकिन अहिंसा द्वारा। इस प्रकार के विरोध में हिंसा का स्थान नहीं होता है, हिंसा का स्थान नहीं होता है, नहीं होता है। विरोध तो होता है लेकिन हिंसा का स्थान नहीं होता है। उदाहरण किसने चलाया, उदाहरण देखेंगे, यह उग्र राष्ट्रवादी जो चलाते हैं वो निष्क्रिय प्रतिरोध कहते हैं। उग्र राष्ट्रवादी का आंदोलन या वादियों का आंदोलन तथा गांधी जी का आंदोलन, वादियों का आंदोलन तथा गांधी जी का आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, ये क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध वाला है, पैसिव रेसिस्टेंस। और दूसरा जो है वह सक्रिय प्रतिरोध है। इस प्रकार के आंदोलन में हिंसा का भी स्थान होता है। और यहां पर हम लेंगे उदाहरण लेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आंदोलन, राष्ट्रवादियों का आंदोलन इस दिशा में चलेगा। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आंदोलन इस दिशा में चलेगा। यह क्या है, प्रतिरोध का स्वरूप है। प्रतिरोध 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। एक सक्रिय प्रतिरोध हो सकता है हिंसा के साथ, एक हो सकता है निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा के बगैर। निष्क्रिय प्रतिरोध, इस प्रकार के विरोध में हिंसा का स्थान नहीं होता है। उदाहरण लेंगे उग्र राष्ट्रवादियों का आंदोलन और गांधी जी का आंदोलन, दोनों निष्क्रिय प्रतिरोध माना जाएगा। सक्रिय प्रतिरोध देखते हैं, इस प्रकार के आंदोलन में हिंसा का स्थान होता है
हिंसा का भी स्थान नहीं होता है, हिंसा का भी स्थान नहीं होता, केवल हिंसा ही नहीं किया जाएगा, अहिंसा भी किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हिंसा भी किया जा सकता है, मर्डर भी किया जा सकता है, लूटमार भी किया जा सकता है। जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आंदोलन है वह सक्रिय प्रतिरोध का उदाहरण बन जाएगा। किसका बन जाएगा? सक्रिय प्रतिरोध का होगा। हक नहीं भीख मिलती है, इतनी हिंसा जरूरी है, शिवांगी कुशवाहा। तो ले जाओ तलवार निकाल लो, घर में तलवार उलवार है। अगर यही सोच आपकी है क्रांतिकारियों वाली, भगत सिंह की आत्मा अगर प्रवेश कर गई है तो तलवार निकालिए, जाइए हिंसा करिए, देखिए उसका क्या परिणाम होता है। परिणाम भी जरा गौर कर लीजिएगा। अब ये सोचेंगे परिणाम की चिंता किए बगैर युद्ध में कूद जाएंगे रानी झांसी लक्ष्मीबाई की तरह, तो देख लीजिए क्या हश्र होता है। कभी भी हिंसा का मुकाबला हम हिंसा से कर ही नहीं सकते हैं, यह ध्यान रखना। कितनी भी भावनाएं उमड़ उमड़ करके क्यों हाथ में ना आ जाए, कभी भी हम हिंसा का प्रतिरोध हिंसा से नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरी बातें तभी आपके जेहन में आएगी जब आप खुद अहिंसा पर विश्वास करते होंगे, नहीं तो नहीं आएगी। मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, लगेगा कि मैं ही झूठ बोल रहा हूं। बहरहाल हम क्या देखते हैं, सक्रिय प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध। जरा इसके बाद हम कुछ पीडीएफ का सहारा लेते हैं, पीडीएफ का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब है बाधा उत्पन्न करना यानी विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब है विरोध करना। विरोध करने का तरीका यहां पर अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर यहां पर हम लें क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास है, तो 2-3 स्लाइड में यहां पर ऐड करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स थे, तो फैक्ट्स वाला मुझे लिखाना संभव नहीं लगा। और आज क्लास थोड़ा पहले भी छोड़ेंगे तो मुझे लग रहा था कि यहां तक तो आपका कवर होना चाहिए। कल मैं आऊंगा तो 11 चैप्टर आपका कंप्लीट करूंगा, अगर ज़्यादा भी समय लगेगा तो भी। और फिर थोड़ा सा अगर कहीं पीडीएफ का प्रयोग करना होगा, जैसे अभी मैंने मौका निकाला पीडीएफ के प्रयोग का, तो पीडीएफ का प्रयोग करके और फिर कल 11 चैप्टर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे में आऊँगा तो 12 नंबर चैप्टर पर एंट्री होगी, उसमें भी 4 से 5 क्लास लग सकता है और 13 पर भी 4-5 क्लास लग सकता है। इसलिए मैंने 20 तक समय रखा हुआ है, 20 नवंबर तक रखा है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास है, स्वदेशी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की असफलता और ब्रिटिशों के कठोर व्यवहार ने युवाओं को कुंठा से भर दिया। कुंठा शब्द मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जिसका समाधान हिंसा सहित क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के विस्तार में देखा गया। हिंसा सहित यहां ध्यान रखिएगा, जिसका समाधान हिंसा सहित क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के विस्तार में देखा गया। और 1905 के पश्चात इस प्रवृत्ति का भारी विकास होता है। 1905 में हम क्या देखते हैं कि बंगाल विभाजन होता है, और बंगाल विभाजन के पश्चात या बंगाल विभाजन के दौरान जिस प्रकार से हम क्या देखते हैं, बंगाल विभाजन हम क्या देखते हैं कि यहां पर जिस प्रकार से एक तरह से बंगाल विभाजन होता है, ब्रिटिशों के द्वारा सांप्रदायिकता का प्रसार होता है या ब्रिटिशों के द्वारा गलत अवधारणा लाई जाती है, नेताओं पर प्रहार किया जाता है, उसने युवाओं के एक वर्ग को मतलब आंदोलित करने का काम किया। उनको लगा कि शायद अब सुधार बिना हिंसा के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, पश्चात इस प्रवृत्ति का भारी विकास होता है। इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान दिया गया। जैसे बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिका है सांध्य और युगांतर, महाराष्ट्र की क्रांतिकारी पत्रिका है काल। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा और पूछा भी जा चुका है। उस समय पूछा जाएगा प्रश्न कि कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसने कौन सी पत्रिका थी जिसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया था। तो आपको यहां पर इसका नाम लेना पड़ेगा, सांध्य का नाम लेना पड़ेगा, युगांतर का नाम लेना पड़ेगा, काल का नाम लेना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैंने देखा है कि यूपी पीसीएस वगैरह में बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड ही रहे हुए हैं, इसलिए एनसीईआरटी वाले फैक्ट्स को, जितना ही कम फैक्ट्स है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो बंगाल की क्रांतिकारी पत्रिका है सांध्य और संध्या तथा युगांतर, और महाराष्ट्र की क्रांतिकारी पत्रिका काल है। एक होता है बारिशाल सम्मेलन। बारिशाल सम्मेलन में क्रांतिकारियों की सभा होती है। बारिशाल कहाँ है? बंगाल में। बारिशाल में क्रांतिकारियों की सभा होती है और उसके बाद 22 अप्रैल 1906 को युगांतर नामक पत्रिका में लिखा गया, वही युगांतर यहां पर है। युगांतर पत्रिका में लिखा गया कि उत्पीड़न के अभिशाप को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे।
क्या कहा गया? उत्पीड़न के अभिशाप को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ हाथ उठाने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उत्पीड़न रोकना चाहते हैं, अपनी पीड़ा रोकना चाहते हैं, अपना शोषण रोकना चाहते हैं, तो हाथ पर हाथ रख करके बैठने से फायदा नहीं है। 30 करोड़ लोग हैं, एक लोगों के पास 2 हाथ होता है। अगर दोनों हाथों से हम प्रहार करना शुरू करें तो ब्रिटिशों को भागते हुए देर नहीं लगेगी, जो मुट्ठी भर हैं। इसी बात को बताने के लिए उसने कहा कि 30 करोड़ लोगों को अपना 60 करोड़ हाथ उठाना पड़ेगा, यानी तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष के लिए सभी वर्गों को, तभी हम अपने उत्पीड़न से खुद को बचा पाएंगे। तो किसमें कहा गया? युगांतर में लिखा गया। और क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देना इसका मुख्य लक्ष्य। क्रांतिकारियों ने मुख्य लक्ष्य तय किया कि ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करेंगे, यानी जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं जो हत्थे चढ़ गया, सभी की हत्या आप कर भी नहीं सकते। जैसे आप देखेंगे आगे चल करके एक अधिकारी जज है किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड नामक एक जज हुआ करता था जो बड़ा ही कुख्यात था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को बहुत कड़ी सजा देता था। अगर उसके कोर्ट में कोई मामला चला गया क्रांतिकारियों से संबंध में, तो समझो कि बहुत कठोर सजा देता था। जहां नहीं भी सजा देना चाहिए वहां पर भी दे देता था। तो क्रांतिकारियों को लगता था कि इस जज को निपटाना बड़ा जरूरी है, इस जज की हत्या करना बड़ा आवश्यक है, और क्रांतिकारियों ने तय कर लिया इस जज को मारेंगे। लेकिन जब तक क्रांतिकारी अपना प्लान कर पाते तब तक उस जज का ट्रांसफर हो गया। कहां से? कलकत्ता से ट्रांसफर होकर के उसको बिहार के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर नामक एक डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में है, उस समय भी मुजफ्फरपुर बड़ा क्षेत्र था, तो वहां पर मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर कर दिया किंग्सफोर्ड का। अब प्लान किया गया उसको मारने के लिए बंगाल में, अब ट्रांसफर हो गया मुजफ्फरपुर में। लेकिन क्रांतिकारी भी तो बड़े देशभक्त थे, उन्होंने सोचा कि चाहे बेटा कहीं पर भी आप जाओ, मैं आपकी हत्या तो करूंगा। और वहां से 2 युवा, बहुत ही मतलब नाबालिग कहें, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी, कोई आइडिया नहीं है, कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, केवल बंगाली बोलना आता है। और मुजफ्फरपुर जाने के लिए जो रेलगाड़ी जाती थी उस पर बैठ गया बम वम लेकर के, उसमें उतना चेकिंग तो होता नहीं। और वो चले आते हैं मुजफ्फरपुर और देखा कहाँ जज का घर है भाई, तो खोज भी लिया, रेकी किया तो पता चल गया। और जब देखा कि जज साहब किसी एक गाड़ी पर बैठ कर जाते, उसमें चलता था बग्गी, चलता था। बग्गी किसको कहते हैं? जिसको वर्तमान में हम टमटम कहते हैं ना। अब पता नहीं टमटम चलता है कि नहीं चलता है, मैंने तो टमटम शायद अब नहीं चलता है, उसकी जगह ई रिक्शा आ गया। अब ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट आ गया है। शायद टमटम वगैरह अब नहीं चलता है, टमटम या हाथ रिक्शा वगैरह नहीं चलता होगा। जहाँ तक हाथ रिक्शा तो चलता भी होगा, मुझे लगता है टमटम शायद मैंने देखा नहीं, या कहीं कहीं हो भी सकता है, हो भी। तो बहरहाल उसका जो बड़ा सा रूप होता था, टमटम को ही वैगन टाइप का रूप दे दिया जाता था, तो लग्जरियस रूप दिया जाता था, घोड़े के द्वारा खींचा जाता था। उस पर बैठ करके वो जाते थे सैर करने के लिए। उसने कहा कि इसी टमटम पर ही या बग्गी पर ही बम फेंक देंगे, और दोनों तैयार होकर बैठे रहे। जैसे ही गाड़ी निकली उन्होंने बम फेंक भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य क्या था, उस पर किंग्सफोर्ड महोदय सवार ही नहीं थे। उस पर एक कैनेडी थे, कैनेडी की घर की वाइफ और उनकी बेटी थे, जो जज की गाड़ी से ही जा रहे थे। वो दोनों बेचारी मारी जाती है। फिर तुरंत तलाश अभियान शुरू हुआ। पता चला, खोजना शुरू किया पुलिस ने, कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है। ये तो पता चल गया कि बंगाल समूह का काम है। तो बंगाल मॉड्यूल वाले को खोजने के लिए पूछा गया, आसपास में बताया गया कि 2 बालक दिखा तो था जो बंगाली भाषा में बोलता था। अब उस दोनों को फिल्टर करना शुरू किया, स्टेशन वगैरह पर पहरा बिठाया गया, तो दोनों पकड़ में भी आ गया। एक ने तो, प्रफुल्ल चाकी ने तो तुरंत ही अपना आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया 1908 में लेकर के, केवल 12-13 वर्षों में उसकी फांसी दे दी गई। इस तरह से बड़ा कठोर प्रहार किया जाना सुनिश्चित किया गया। और लेकिन क्रांतिकारियों ने अपना टारगेट फिक्स करना शुरू कर दिया कि एक एक अधिकारी को हम मारते जाएंगे, ताकि एक दहशत सा बन पाए। हम क्या देखते हैं कि यहां पर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने का टारगेट लिया गया, जिसको हमने किंग्सफोर्ड वाले मामले में देखा था। ठीक है, किंग्सफोर्ड वाले मामले में हमने देखा कि व्यक्तिगत अधिकारियों की हत्या करनी होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए? 1879 में चापेकर बंधुओं ने पुणे में प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। यहां पर भी वही बग्गी वाला कॉन्सेप्ट था।
मिस्टर रैंड और उसका एक सहयोगी एक पार्टी में गया हुआ था और चापेकर भाई 3 थे। तो उस समय जो मैंने कहा कि जिसको वर्तमान में मतलब एक टमटम जैसा, मतलब एक घोड़ा गाड़ी होता है, टक 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 करके चलता था, इसलिए टमटम कहा जाता था। बग्गी कहा जा सकता है। बुग्गी अलग होता है, बुग्गी एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग यूज करते हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो बैल वाला होता है। लेकिन एक घोड़े वाला होता था, बहुत तेज चलता था। तो वहां पर पहले अधिकारी वगैरह जिसके पास गाड़ी नहीं थी, जो मोटर कार देखते हैं, बहुत बाद में आया है, और छोटे अधिकारियों के पास तो मोटर कार होना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उनको उस टाइप की बग्गी दी जाती थी जिसमें कि जिसको घोड़े खींचते थे और पीछे एक वैगन टाइप का बना होता था, यानी एक घर टाइप का बना होता था जिसमें गद्दे उद्दे लगे होते थे, आराम से आप बैठे। अब रैंड की हत्या करनी थी। रैंड जैसे ही पार्टी से निकला, ये लोग चापेकर बंधु बड़े मतलब गांव के थे तो बहुत तेज भागते थे, दौड़ करके बग्गी पर चले जाते और पीछे से ही गोली मार दी गई। तो रैंड की हत्या सबसे पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है, क्रांतिकारियों के द्वारा महाराष्ट्र में की जाती है। फिर हम देखते हैं 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन को स्थापित किया। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या की कोशिश की गई। खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर गाड़ी पर बम फेंक दिया। फिर हम देखते हैं 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंक दिया गया था। रास बिहारी बोस आदि इसके साथ जुड़े थे। रास बिहारी बोस अजय थे। प्लेग कमिश्नर का नाम मिस्टर रैंड लिखा हुआ है। प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड जो है, यह नाम ही तो है, मिस्टर आयस्ट रैंड इसको कहा जाता है, नाम है मिस्टर रैंड, नाम ही तो है, इसमें नाम तो लिखा हुआ है, आप नहीं समझ पाए शायद। तो 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। ये सारी घटनाएं इस समय घटित होती है, इस समय घटित होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है मंजू निशा। आगे उसमें जैसे ऑटो में हम क्या देखते हैं, ऑटो में देखते हैं कि इंजन लगा हुआ है, और पहले ऑटो जैसा होता था, उसके चक्के थोड़े बड़े होते थे। अब मैं क्या दिखाऊं, फोटो ही नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दिखा देता था, आप तुरंत समझ जाते, हो सकता है कि मिल भी जाए। दिल्ली में भी मैंने पुरानी दिल्ली में अभी भी चलते हुए देखा है। जो पुरानी दिल्ली का एरिया है, जो जामा मस्जिद वगैरह का एरिया है, जो कि मैं लंबे समय से यहाँ रह रहा हूँ, तो अभी भी मैंने वो गाड़ी देखी है। और खास करके सब्जियों के ढोने के लिए उसका अभी भी प्रयोग किया जाता है, जिस गाड़ी को मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन जो जज की गाड़ी होती थी वैसी साधारण नहीं होती थी, बेशक घोड़े के द्वारा खींचा जाता था, लेकिन उसमें एक कंपार्टमेंट बना होता था, मतलब एक लग्जरियस कंपार्टमेंट बना होता था, इसको बग्गी कहा जाता था, जैसे राजा महाराजा का भी बग्गी होता था। तो 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। फिर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी युवकों द्वारा अनेक संस्थाओं के निर्माण का प्रयास किया गया। जैसे क्रांतिकारी युवकों द्वारा अनेक संस्थाओं के निर्माण का प्रयास किया गया। उदाहरण के लिए अनुशीलन समिति है, इसकी 500 शाखाएं स्थापित की गई। विदेशों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी संस्थाएं स्थापित की गई। जब भारत में क्रांतिकारियों का दमन किया जाने लगा तो ये लोग विदेश भाग जाते हैं, या विदेशों में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा हेल्प किया जाता है ऐसे क्रांतिकारियों का, और उद्देश्य वही रखा जाता है कि किस तरह से भारत को स्वतंत्र कराया जाए, ब्रिटिशों से मुक्ति दिलाई जाए। तो कई संस्थाओं की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ी कम चर्चा की गई है। आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर आप जाके देखेंगे एडवांस लेवल के क्लास में, तो आपको अधिक संस्थाओं की चर्चा वहां पर मिलेगी। यहाँ जितना है उतना समझ लें कॉन्सेप्ट के साथ, और आगे एडवांस लेवल में आप ऐड कर दीजिएगा। विदेश में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी संस्थाएं कैसी है, तो भारतीय भूमि पर ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए भारत से बाहर अन्य देशों में भी क्रांतिकारी संस्थाओं का निर्माण विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा किया जाता है। यहां पर कुछ क्रांतिकारियों के नाम को लेंगे, जैसे उदाहरण के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक बहुत बड़े नाम है, लंदन में रहते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये इंडिया हाउस उस इंडिया हाउस से अलग है जो 1858 के अधिनियम में लागू किया गया था। ये क्या था, एक घर था, एक मतलब हाउस मतलब एक घर का नाम था, और वहां पर जो भारत से छात्र पढ़ने के लिए जाते थे उनकी सहायता की जाती है। जैसे मान लो कि आपको कहा गया है कि अगर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आप निकालते हैं तो आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा, दिल्ली में अपने ऑफिस में बुलाया जाएगा, जो ग्रेटर नोएडा में ऑफिस है, वहां पर बुला करके आपको रखा जाएगा और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो यानी आपकी एक सहायता कराई जा रही है, आपको दिल्ली में रहने का जगह दिया जा रहा है और सारी सुविधाएं दी जा रही है, ताकि अगर बच्चों को संसाधन कम भी हो तो उन्हें फायदा मिल सके।
ये इस टाइप का इंडिया हाउस वहां पहले बनाया गया था। उद्देश्य ये था कि बच्चों की सहायता की जाए जो भारत से गरीब बच्चे आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे यह संस्था क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित होती चली गई। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस का संगठन किया। उनके साथ विनायक दामोदर सावरकर भी 1904 में जाके जुड़ जाते हैं। फिर लाला हरदयाल देखते हैं, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने अमेरिका तथा जर्मनी में क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण किया। मैडम भीखाजी कामा को देखते हैं, जर्मनी में क्रांतिकारी संस्थाओं का संगठन किया। एक गदर पार्टी बनाई जाती है लाला हरदयाल आदि के द्वारा। अमेरिका तथा कनाडा के क्रांतिकारियों द्वारा 1913 में क्रांतिकारी संस्था की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी 1913 में। इसमें उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि गदर करना खास करके जैसा 1857 का विद्रोह हुआ था या गदर हुआ था वैसा देखते हैं। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई। कैसे की गई? इसका जो मुख्य सदस्य होगा, इस पार्टी का जो मुख्य सदस्य होगा, इस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य सदस्य है लाला हरदयाल है, मोहम्मद बरकतुल्ला है, भगवान सिंह है, रामचंद्र है, सोहन सिंह भाकना है, करतार सिंह सराभा आदि है। साप्ताहिक पत्र का नाम भी गदर रखा गया है और इस संस्था की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी और यह 1857 जैसे विद्रोह, गदर का मतलब क्या होता है? विद्रोह। गदर का मतलब क्या होता है? 1857 जैसे विद्रोह की योजना बनाती है। गदर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है विद्रोह। तो गदर नाम भी इसलिए रखा गया था कि वैसा ही कुछ भारी विद्रोह करने वाले। ठीक है, पंजाब में 1857 जैसा गदर करने के लिए एक डेट आता है 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित किया गया। 21 फरवरी 1915 का दिन निश्चित किया गया। हालांकि यह विद्रोह की योजना असफल हो जाती है, बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़ा जाते हैं और फिर इन क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन कर दिया जाता है। लेकिन उद्देश्य रखा गया कि हम 1857 जैसा विद्रोह करेंगे और जितने भी सिपाही थे सबको एकजुट करके 21 फरवरी 1915 को पंजाब सेक्टर से विद्रोह की शुरुआत होती। लेकिन सरकार के आगे तो चला नहीं कुछ, फिर ये सारी बातें ठप पड़ जाती है। एक देखते हैं सिंगापुर होता है, सिंगापुर में भी विद्रोह किया गया। कैसा विद्रोह किया गया? तो सिंगापुर विद्रोह है, जमादार चिश्ती खान और डुंडे खान या टुंडे खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जो 5वीं लाइट इन्फेंट्री के सदस्य थे। अब देखिए, पहले भी जो सिपाही थे वो किसी न किसी इन्फेंट्री ब्रिगेड के सदस्य थे। यहां पर भी कुछ सिपाहियों ने, कम से कम 700 मेंबर्स हैं, कम से कम 700 सिपाही है जिसने यह निर्णय लिया कि विद्रोह करेंगे। और सिंगापुर में जो 5वीं लाइट इन्फेंट्री, लाइट मतलब हल्का इन्फेंट्री कहा जाए, लाइट मतलब रोशनी नहीं, सेना में जो लाइट, जैसे एलएमजी आप कहते हैं, लाइट मशीन गन, एलएमजी कहते हैं ना, लाइट का मतलब उसमें लाइट नहीं लगा रहता, हल्का जो मशीन गन होता है उसको हम लाइट शब्द कहते हैं, जैसे लाइट तोप, लाइट मशीन गन। यहाँ लाइट इन्फेंट्री का मतलब है छोटा इन्फेंट्री रहा होगा। उसके जो 2 लोग थे, चिश्ती खान है, टुंडे खान है, उनके द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। 700 लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन विद्रोह असफल हो जाता है। फिर 1915 में हम देखते हैं जतिन मुखर्जी, जिसे बाघा जतिन कहा जाता है, उसने बालासोर के में क्रांति लाने की कोशिश की। इस तरह से क्रांतिकारियों के द्वारा भी इस दौरान कुछ कार्य करने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन सारे कार्य क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा कठोर दमन इनका किया जाता है। ये मैं आपको मैटर में ऐड करके दे दूंगा। वैसे तो ये जा रहा है 3-4 पीडीएफ का है मामला, 3-4 पीडीएफ आप इसको देख लेंगे। बहुत कुछ मैटर ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में दे दिया। कल मैं आता हूं तो इस चैप्टर का लास्ट भाग लेकर आऊंगा, यानी भाग नंबर 3 में यह चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। फिर मैं 12वें चैप्टर पर कंसंट्रेट करूंगा। 12 और 13 2 चैप्टर आपके बचे रहेंगे पहले इस मुख्य भाग के, जिसमें कि आपका बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि इससे अधिक डिटेल्स में पढ़ाना कभी भी संभव नहीं होगा। तो आपका पूरा हो जाएगा एनसीईआरटी सार बैच। बाकी देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या क्या चैप्टर हो सकता है जो आपको कराया जाएगा। तो जो भी चैप्टर बचा रहेगा, पहले तो एक 20 तारीख का टारगेट लेते हैं, 20 नवंबर तक का। 20 नवंबर तक इसे पूरा करेंगे। इस बीच में पहले पूरा हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वह भी शुरू हो जाएगा, लेकिन 20 तक यह क्लास जरूर चलाएंगे। और उसके बाद फिर मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी भी चाहिए होगी आप लोगों से। तो अगर 20 को पूरा हो गया तो मुझे आप फिर आराम से छुट्टी दे सकते हैं।
अगर नहीं पूरा होता है, कुछ क्लास बाकी रह जाते, तो मैं लगभग 1 दिसंबर से फिर से छुट्टी से आकर के रिज्वाइन करूँगा। तो उसके बाद में उस क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और बीच में 10 दिन फिर ये मत कहना कहाँ चले गए, क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास तो ख़त्म करके ही मैं जाऊँगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लेना होगा तो वो 1 दिसंबर से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बीच में मैं आउट ऑफ दिल्ली रहूँगा, तो फिर वहाँ पर उपलब्ध ही रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा कि हो सकता है कि मैं चैट ग्रुप में भी ना एक्टिव हो पाऊँ, कॉपी ना चेक कर पाऊँ, बहुत ऐसी समस्या रहेगी। ठीक है बच्चे, तो द एंड होगा यहाँ पर। क्लास को आज एंड करेंगे और अभी तुरंत 6 बजे आपके लिए दूसरी क्लास है, इसलिए भी क्लास को एंड कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे आपकी दूसरी क्लास है आंसर लेखन वाली, तो उसके साथ ज्वाइन करते हैं। जिन बच्चों ने कॉपी लिखी थी, सुबह तक मैंने सभी बच्चों की कॉपी चेक कर दी थी, और जो आपने राष्ट्रवाद के उद्भव वाला या उग्र राष्ट्रवाद के उद्भव वाला प्रश्न लिखा था, सभी बच्चों ने अच्छे प्रश्न लिखे हैं। 1-2 बच्चे ऐसे हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, जिन्होंने की बहुत अधिक वर्तनी संबंधित अशुद्धताएं दिखाई है। मतलब साधारण जो मात्रात्मक अशुद्धि है वो बहुत अधिक है, तो उससे भैया दूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कभी भी मुख्य परीक्षा के उत्तर अच्छे नहीं बनेंगे। इक्का दुक्का बच्चे हैं, यानी 1 या 2 बच्चे को ही मैंने आइडेंटिफाई किया है कि जिसमें वर्तनी संबंधित अशुद्धताएं, उनके लिए थोड़ा मुझे मैंने शायद मैसेज भी दिया था कि अगर चाहें तो रात में 8 बजे के बाद मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपसे बात भी कर सकूं। अगर आप मुझसे सुन रहे होंगे तो आप मैसेज मुझे कर दीजिएगा, 8 बजे के बाद लेकिन करिएगा, क्योंकि 8 बजे के बाद ही मैं थोड़ा फ्री हो पाता हूँ। ठीक है, एक बार मैं चैट देखता हूँ, फिर क्लास को एंड करता हूँ। चलिए प्रियंका, चलिए वंदना, बहुत बढ़िया। ओके, हिस्टोरिकल प्लेस देखने जा रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता क्या करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत झंझट में, सामाजिक झंझट में नहीं फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हूँ, इनका कुछ सामाजिक दायित्व भी तो होता होगा, कि केवल यही काम है। परिवार वाले व्यक्ति हैं तो कुछ सामाजिक दायित्व भी तो कभी कभी निभाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो समाज में घुले मिले रहना है, सामाजिक कार्य को भी करना है, सामाजिक दायित्व को भी निभाना है। अब मुझे कितने जगह ऐसे जगह जाना पड़ता है जो अनवांटेड होता है, तो भाई मजबूरी है, समाज है तो उसको साथ लेके चलना पड़ता है, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बहरहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ 21 से लेकर के 30 नवंबर तक मैं छुट्टी पर रहूँगा, फिर मैं 1 दिसंबर से कंटिन्यू करूँगा। बाय एंड टेक केयर।